जो हमारे समाज के लोग हैं, जिसको हम 90% आबादी कहते हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक, बोलचाल की भाषा में हम इसे डायमंड परिवार कहते हैं। तो डायमंड परिवार के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक को बेहतर करने के लिए जो जो उनके मुद्दे हैं, इस मंच के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और वो मुद्दे क्या हैं? जब तक इस देश में राजनीति को हम लोग नहीं समझेंगे, जो पिछले 75 साल से मनुवादियों ने हमारे 90% आबादी के लोगों को ये समझाया कि राजनीति से दूर रहना ही अच्छा है, राजनीति गंदी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखना कि सारे ब्राह्मणवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग राजनीति के सारे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसका मतलब वो सारे लोग जो राजनीति में बैठे हैं वो गंदे लोग हैं। लेकिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और डायमंड परिवार के युवाओं को ये सिखाया जाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है, इससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो आज मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी 90% आबादी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजनीति का मतलब नौकरी, व्यापार और सरकार और सरकारी संस्थाओं में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, ये है राजनीति। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। सिंबॉलिक राजनीति का मतलब समझते हो आप? सिंबॉलिक राजनीति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ऐसे जगह पे बैठा देना जिसको कि हम लोग डेकोरेटिव पोस्ट कहते हैं, जिसको एक व्यक्ति को जो वास्तविक में OBC नहीं है, और ये बात आप लोगों को जानना चाहिए, वो OBC नहीं है, बल्कि OBC के वोट लेने के लिए कभी वो कहता है कि हम अति पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम बेटे ही नहीं हैं किसी के, वो तो ऊपर से पता नहीं कौन से रास्ते से आया है, वो उसको पता है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप पूछो मत सवाल। बिल्कुल, तब हम ये जो WTP है, हमारा जो संगठन है, डायमंड परिवार है, हम लोग इस संगठन और इस मंच के माध्यम से अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाकर के जब देखोगे तो मुद्दा है जाति जनगणना, मुद्दा है ठेकेदारी में हिस्सेदारी, मुद्दा है मीडिया में हिस्सेदारी, मुद्दा है सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं में 90% जिनकी जितनी आबादी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तब हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। आज आप देख रहे हो दिल्ली में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में लोग कहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी आपको कहेगी कि हम तो गरीबों, शोषित, वंचित और दलितों, पिछड़ों की सरकार हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी में पैसा और पावर के पदों पर उन्होंने सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को बैठाया हुआ है। हाँ, ये बात, ये कटाक्ष जो है आपका मेरे दिल पे चुभता है, और आप जैसे लोगों को ये सवाल अच्छा भी लगता है और सारे लोगों से पूछना भी चाहिए। तो तब मैं अपने लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि बिजली, पानी और बस में किराया का मतलब विकास नहीं है मेरे भाइयों। अगर विकास करना है तो इनसे पूछो कि जितने भी 1000 करोड़ रुपया का दिल्ली में आपने ठेकेदारी करवाया, उसमें कितने 1000 करोड़ रुपया का ठेकेदार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बनाया? और अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि मलाई के जगह पे और सिर्फ आप ऊंची जाति के लोगों को बैठाते हो, जिसके आप खून हो। अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करते हो, मोदी जी की अगर आप बात करते हो, ये सवर्णों के खून है, ये ऊंची जाति के खून है। जिस प्रकार से राखीगढ़ी का नाम आपने सुना होगा, राखीगढ़ी में DNA में क्या कहा गया कि 90% की आबादी वाली जो जनसंख्या है उनका DNA सेम है, और ये जो 10% वाले लोग हैं उनका DNA अलग है। तो जो अलग DNA वाले 10% लोग हैं, वो पार्टी का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को पैसा और पावर के जगह पे बैठाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा पत्रकार साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा खड़ा किया है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा आपसे राय अलग है। अगर बहुजन नहीं जाग रहा होता तो उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को, जो उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें 37 सीटें आई। तो आपको क्या लगता है सिर्फ यादवों के वोट से 37 सीटें आई? नहीं,
मेरा मानना है कि मेरा बहुजन जो 90% आबादी के लोग हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक, सब ने मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो जीते। हमारे बहुजन को ये बदनाम करने का तरीका है और ये विपक्ष के लोग जो हैं वो इस काम को करते हैं, सरकार के लोग इस काम को करते हैं कि 90 वाले एकजुट नहीं हो। अगर 90 वाले एकजुट नहीं होते तो हमारा भाई है चंद्रशेखर आज़ाद, वो कैसे चुनाव जीत गए और भारी मतों से चुनाव जीत गए। आखिर ये बहुजन नहीं तो दिया, SC ST OBC अल्पसंख्यक नहीं तो वोट दिया, तब तो वो चुन करके आए। राजकुमार रौत से आप जा करके मिलिए, उनको भी हमारे समाज के लोगों ने, 90 वाले लोगों ने वोट दिया। पप्पू यादव को देखिएगा, उनको 90 वाले लोगों ने वोट दिया। तो हमारा बहुजन जाग गया है। जो आदमी जगाने का काम कर सकता है वो जगाने का काम करें, जो राजनीतिक काम कर सकते हैं, मेरा निवेदन उन सब से है कि वो राजनीतिक काम करें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखो ये जो जागरूक करने की जो काम होती है ना, ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि आपको दवा मिला और आपकी बुखार ख़त्म हो गई। ये जो है एक ऐसा मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक के रूप में काम करता है, समय लगता है और लोगों तक मैसेज जाता है। ये आज अगर आप बात कर रहे हो जाति जनगणना की चर्चा क्यों हो रही है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो आज अगर ये EVM मशीन नहीं होता इस देश में तो आज आप देखते हैं कि कम से कम 547 में कम से कम बहुजनों के 543 में बहुजनों के कम से कम 450 सीट आती। EVM अगर नहीं होता तो आज सरकार EVM बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। तभी हमने यहाँ पे एक मुद्दा ये भी रखा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, बड़े जमींदारों को देना चाहते थे, ग्रेजुएट्स को देना चाहते थे। तो अगर बाबा साहेब चुप रह जाते तो वोट का अधिकार केवल जो ग्रेजुएट थे या जो बड़े जमींदार थे या जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि इनकम टैक्स देते थे, फिर तो वोट का अधिकार उन्हीं को मिलता। ना महिलाओं को मिलता, ना दलितों को मिलता, ना पिछड़ों को मिलता, ना आदिवासियों को मिलता, ना गरीबों को मिलता। तो सरकारें जो चुन के आती उनको चुनने का काम 5% लोग करते और सरकारें भी उन 5% लोगों के लिए काम करती। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने हट गए और उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले तमाम लोग, किसी भी जाति धर्म के हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी लोगों को वोट का अधिकार समान रूप से मिलेगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो वो तो लोगों को वोट का अधिकार और उसकी वैल्यू देकर गए, लेकिन हमने अपने वोट के अधिकार को और उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया, क्योंकि हम तो फिर 500 रुपये में, 1000 रुपये में शराब की बोतल में अपनी वोट को बेच रहे हैं। और जब जब न्याय की बात आती है, हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात आती है, जब हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है, जैसा नवीन कुमार जी कह रहे थे कि वो जो कावड़ के दौरान सरकारी आदेश निकला कि भाई जिसका जहाँ ठेला है या दुकान है फल की या सब्जी की, खाने की, वो अपना नाम लिखे। उसका मकसद केवल मुसलमानों की पहचान करना नहीं था, उनका मकसद उन लोगों की पहचान करना था कि संविधान बचाने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, संविधान के रक्षा की और सामाजिक न्याय की कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, जाति जनगणना की हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनको पहचानना है, फिर उनको ठिकाने लगाना है। तो मैं साथियों आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो जो पहचान करने वाला है बस उसको पहचान लो, वो 12% है। 12% देश के 88% को ठिकाने लगाने चला है, तो ये कमजोरी उसकी है या हमारी है? जब सामाजिक न्याय के लिए कोई बड़ा आह्वान किया जाता है तो पता चलता है संख्या से कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वालों की संख्या कितनी है। उन लोगों ने नारा दिया इस बार 400 पार। ये नारा क्यों दिया था?
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते थे। वो लोग संविधान बनाने वालों से नफरत करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करने वालों से नफरत करते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस बात को कहने वालों से नफरत करते हैं। इसीलिए उन्होंने संसद भवन के प्रांगण से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को, ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा को और उसके साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रतिमा को वहाँ से हटाया और एक किनारे में जाकर लगा दिया।